नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम यहां पर आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समाचारों का संकलन करके लाते हैं और ये समाचार, ये खबरें आपको आपकी तैयारी में, आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में बहुत काम आते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की कमान। डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यूपीआई से अगस्त में 10 अरब से ज्यादा का हुआ लेन देन। दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय अब होगा अंतिम। और 7 मिनट में लगेगा कैंसर का इंजेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। भारत में एक देश एक चुनाव पर लगातार चर्चा होती रही है और अब भारत सरकार ने एक देश एक चुनाव कराने के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन कर दिया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर भारत सरकार ने 1 सितंबर 2023 को एक कमेटी के गठन का ऐलान किया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना है ताकि इसको लागू करते समय कोई भी अड़चन नहीं आए। यह कमेटी आम लोगों से राय लेगी, अलग अलग विशेषज्ञों से भी सलाह मशविरा करेगी और राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श के अलावा देश के सभी मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं से भी सलाह करेगी। केंद्र सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है और चर्चा यह है कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल ला सकती है। देश में इसके पहले 1952, 1957, 62 और 67 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इसके तहत 4 बार चुनाव करवाए गए। हालांकि 1968 और 1969 के बीच कुछ राज्यों में विधानसभा भंग हो गई थी और जिसकी वजह से ये चेन टूट गया और इसके बाद लोकसभा का चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने लगे। लॉ कमीशन ने भी देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने की वकालत की है। 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी और यह कहा था एक देश एक चुनाव इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाया जा सकता है। एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी और इससे प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ भी कम होगा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां यह व्यवस्था लागू है। इनमें कुछ नाम ये हैं: स्पेन, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, स्लोवेनिया और अल्बानिया जैसे देश हैं जहां पर यह व्यवस्था लागू है और वहां पर पूरे देश में एक ही साथ चुनाव होता है और सरकारों का गठन होता है। और अगली खबर अब आर्थिक मोर्चे से, जहां पर पहली तिमाही का जीडीपी 7.8 आया है और ये देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत ने एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा कायम रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी Q1 2023-24 अप्रैल से जून 2023 के दौरान देश की आर्थिक विकास दर, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं, 7.8% रही है, जो दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक है। भारत की तुलना में अप्रैल से जून यानी कि पहली तिमाही 2023 के दौरान चीन की आर्थिक विकास दर सिर्फ 6.3 रही है। इसका मतलब यह निकलता है कि हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज्यादा मजबूत है और आर्थिक मोर्चे पर हम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और चाइना जैसा देश भी ग्रोथ रेट में, जीडीपी में हमसे पीछे है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि पिछले वित्त वर्ष यानी
2022-23 की जनवरी से लेकर मार्च तक की अवधि यानी पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में दर्ज की गई जीडीपी की प्रतिशत 6.1 रही और इसकी वृद्धि की तुलना में 2023-24 यानी पहली तिमाही का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट आया है वो 7.8% है और पिछले बार से ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों की बात माने तो 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान देश के कृषि और फाइनेंशियल सेक्टर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक अच्छी खबर है। यहां पर आपका ये जानना भी जरूरी है, कृषि क्षेत्र में ग्रॉस वैल्यू एडेड में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2022-23 की पहली तिमाही में सिर्फ 2.4 थी। वहीं फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज के जीवीए में 12.2% का इजाफा दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ग्रोथ रेट 8.5 था। एनएसओ की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2023 के दौरान देश की जीडीपी 40.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है। और अगली खबर अब रेलवे बोर्ड से। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की कमान। भारतीय रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार चेयरपर्सन की कमान किसी महिला के हाथों में दी गई है, क्योंकि यह जिम्मेदारी अब 1988 बैच की रेलवे अधिकारी जया वर्मा सिन्हा निभाएंगी। वर्तमान में जया वर्मा रेलवे बोर्ड में सदस्य के रूप में सेवाएं दे रही हैं और उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। जया वर्मा सिन्हा भारतीय रेलवे यातायात सेवा की 1988 बैच की अधिकारी हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। रेलवे में वह दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। वह बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग में रेलवे के सलाहकार के पद पर भी काम कर चुकी हैं और उनके ही कार्यकाल में कोलकाता से ढाका चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अब खबर राष्ट्रपति द्वारा फांसी की सजा पाए जाने वाले दोषियों पर दया याचिका के बारे में। दया याचिका पर अब राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। मृत्यु दंड की सजा प्राप्त जिस दोषी की दया याचिका को राष्ट्रपति ने निपटारा कर दिया हो, उसे नए भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक यानी कि BNSS 2023 के कानून के मुताबिक फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं होगा। CRPC की जगह लेने के लिए प्रस्तावित BNSS विधेयक की धारा 473 में संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील अब नहीं की जा सकेगी। यह अंतिम होगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्णय के आने के संबंध में किसी भी अदालत में अब प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, सजा कम करने या उसकी सजा को निलंबित करने का अधिकार देता है। मृत्युदंड प्राप्त अधिकांश दोषियों को अपनी दया याचिकाओं की अस्वीकृति के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाते हुए देखा गया है और कुछ मामलों में दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक देरी को संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया और मृत्यु दंड में बदल दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मौत की सजा पाए दोषियों ने अंतिम समय में अदालत का रुख कर लिया और राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिकाओं को खारिज करने पर पुनर्विचार की मांग की। इनमें 2015 में 1993 मुंबई विस्फोटों के दोषी याकूब मेनन और निर्भया मामलों के चारों दोषियों की याचिकाएं शामिल हैं। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय ने
मृत्यु दंड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बीएनएसएस विधेयक की धारा 473 में एक ही मामले में मौत की सजा पाए कई दोषियों द्वारा दायर की गई अलग अलग याचिकाओं के कारण होने वाली देरी को भी दूर करने का प्रावधान रखा जा रहा है। हुआ यूं था, निर्भया मामले में चारों दोषियों ने अलग अलग समय पर अपनी दया याचिका दायर की थी, जिससे आखिरी याचिका खारिज होने में देरी हुई। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा प्रत्येक दोषी यदि किसी मामले में एक से अधिक दोषी हैं तो वो 60 दिनों के भीतर दया याचिका प्रस्तुत करे, और जहां अन्य दोषियों से ऐसी कोई याचिका प्राप्त नहीं होती है वह स्वयं मूल दया याचिका के साथ नाम, पते, केस रिकॉर्ड की प्रतियां, अन्य सभी विवरण केंद्र और राज्य सरकार को भेजें। और अब कैंसर से जुड़ी एक खबर। 7 मिनट में लगेगा कैंसर का इंजेक्शन। ब्रिटेन की सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी नेशनल हेल्थ सर्विस दुनिया की पहली ऐसी सेवा बनने जा रही है जो एक ऐसा इंजेक्शन देगी जिसमें कैंसर के रोगियों का इलाज बहुत कम समय में, यानी कि जो अभी व्यवस्था है उससे 3/4 तक समय कम लगेगा। ब्रिटिश मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA से अनुमोदन मिल जाने के बाद नेशनल हेल्थ सर्विस ने यह कहा है कि जिन कैंसर मरीजों का इलाज इम्यूनोथेरेपी से किया जा रहा था उन्हें अब इस तरह का इंजेक्शन दिया जाएगा। इस इंजेक्शन को अब स्किन के अंदर दिया जा सकता है और इससे और बेहतर परिणाम मिल सकेंगे तथा कैंसर के इलाज में समय की कटौती होगी। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कैंसर के मरीजों के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों को प्रभावित करता है। आमतौर पर रोगियों का उपचार सीधे ड्रिप के माध्यम से उनकी नसों में दवा के द्वारा होता है। इसका मतलब यह निकलता है कि अभी जो कैंसर की दवा दी जाती है वो ड्रिप के माध्यम से नसों में दी जाती है और उसमें काफी समय लगता है, लेकिन अब जो इंजेक्शन बनाया गया है उससे आप एक इंजेक्शन के सहारे उस दवा को अपने शरीर में ले सकते हैं और इससे इलाज में काफी समय बचेगा। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक इस प्रक्रिया में कुछ रोगियों के लिए लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग जाता है और कई रोगियों में यह समय उससे भी ज्यादा लगता है जब उनकी नसों तक दवा पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह निकलता है कि जब ड्रिप के सहारे दवाई कैंसर की दी जाती है तो नसों में दवाइयां बहुत धीरे धीरे कभी कभी पहुंचती हैं, जिससे काफी वक्त लगता है दवाइयों के आपके शरीर में अंदर जाने में। लेकिन अब इस नई विधि से इस दवा को नसों में नहीं बल्कि आपकी त्वचा के नीचे इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब कैंसर का इलाज करवाना थोड़ा आसान हो गया है, कम समय में आपको इलाज मिलेगा। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, ऐसे ही खबरें लेकर आएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।